तो हम लोग जो है नहीं सजल, नहीं नहीं, हम लोग जो है क्या कर रहे थे कि डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, है ना। वी वर टॉकिंग अ फ्यू थिंग्स अबाउट डाइपोल मोमेंट। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, देखो, है ना। अपने नोट्स एक बार पलट के देखो, हेडिंग लिखी थी। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी, क्या होता है, कैसे होता है, वेक्टर सम होता है। फिर हमने कहा था कैलकुलेट तो हमको करना नहीं पड़ेगा, किन किन केसेस में वो जीरो हो जाएगा, कब नॉन जीरो हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करे थे हम लोगों ने। और फिर हमने कहा था कि ऑर्थो, मेटा और पैरा डेरिवेटिव्स जो होते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनमें हमको डिस्कस करना रह गया था, है ना। इस केस से अपने को स्टार्ट करना था, राइट। यहीं तक किया था, बिल्कुल। जय बेटा, नेक्स्ट चैप्टर अपना मोस्टली आई थिंक केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। तो भाई जनता, नहीं राम, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अच्छा राज, ठीक है, तो पढ़े यहां से आगे, स्टार्ट करें। ठीक है, चलो तो अपन यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिख लो पहले, मैं बता देता हूँ पॉइंट करके, बुलेट पॉइंट के फॉर्म में ही लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। राइट डाउन द स्टेटमेंट इन बुलेट पॉइंट फॉर्म। क्या लिखना है कि इफ बोथ ग्रुप्स अटैच्ड, if both groups attached are either electron withdrawing or electron donating, comma, then mu ortho, यानी dipole moment in case of ortho derivative will be more than dipole moment in case of meta derivative will be greater than dipole moment in case of पैरा डेरिवेटिव। ये हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा। इसको लिखो, फिर इसको समझ लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, कैसा कैसे हो रहा है और क्या ये हर बार हो रहा है। और जब तुम लिख लो तो मुझे बता देना, अपन एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। देख लो भाई जल्दी सब लोग। डन, सबने लिख लिया? ठीक है, तो ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये रूल्स तब फॉलो होगा जब दोनों सेम ग्रुप होंगे। दोनों अगर सेम ग्रुप हैं तो ये हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑर्थो विल बी मोर देन मेटा विल बी मोर देन पैरा। इसमें जैसे मान लो बेंजीन रिंग है हमारे पास, लेट्स से वी हैव अ बेंजीन रिंग, और उस पे हमने दो क्लोरीन जोड़ रखे हैं। तो यू हैव क्लोरीन एंड क्लोरीन। एक और सेकंड केस में, पहला केस ऑर्थो का, दूसरा केस मेटा का, और तीसरा केस पैरा का। तो भाई हमने क्या कहा है, क्या ऑर्डर आने वाला है इसमें, क्या ऑर्डर आने वाला है, जल्दी बताओ रूल के हिसाब से। फिर हम वेक्टर से तो देख ही लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो हमारा रूल के हिसाब से ऑर्डर आना चाहिए डिक्रीजिंग, दिस शुड बी दी ऑर्डर। अब इसको बना के भी देख लेते हैं कि ये ऐसा ही आ रहा है क्या। तो हम जब वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे
तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखना सब लोग। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डाइपोल्स इस तरीके से बनेंगे। ऐसे ही मेटा में देखोगे तो डाइपोल्स ऐसे बनेंगे, और पैरा में तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डाइपोल्स बन जाएंगे। तो अब जब तुम एंगल्स देखोगे वेक्टर्स के, तो फर्स्ट केस में एंगल कितना आएगा, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इसमें एंगल कितना आएगा, कितना एंगल आएगा इन दोनों के बीच में? 45 आएगा क्या? नहीं नहीं हर्ष, 45 नहीं आएगा। सोचो जरा, ये पूरा 360 है ना? दिस कंप्लीट इज 360। उसको तुमने 1 2 3 4 5 और 6 से बांटा, तो कितना आएगा ये? 60 आएगा ना भाई, दिख रहा है ना? सेंटर से 6 कार्बन होते हैं, तो अगर हर कार्बन के अलोंग बना दोगे तो 60 आ जाएगा, राइट? तो ये एंगल आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है। सेकंड केस में कितना आएगा एंगल? 120 आ जाएगा, दिस इज 120 डिग्रीज। और थर्ड केस में कितना आएगा भाई? 180। तो यही कहा था हमने कि अगर एंगल इंक्रीज होगा तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस और इंक्रीजिंग द एंगल, राइट? कहा था बच्चों। अभी अपन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगाए ना, जिन पर नेगेटिव था, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी लगा के देख लेते हैं क्या ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अभी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हमने अटैच कर रखे थे, वी हैड अटैच्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। अब हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करके देख लेते हैं कि उसमें भी ऐसे ऑर्डर आ रहा है क्या। तो सेकंड एग्जांपल लिखो, दिस वाज योर एग्जांपल ए, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल बी। तो इसमें भी बेंजीन रिंग बना लेते हैं और बेंजीन पर CH3 ग्रुप ऐड कर देते हैं। CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। CH3 ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये 3 केसेस है। हमारे रूल के हिसाब से कौन सा ऑर्डर आएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जल्दी बताना है सबको। डिक्रीजिंग, वेरी गुड। प्रेशा, हर्ष, गिरिजा, सारा गुड बच्चों, डिक्रीजिंग आएगा रूल के हिसाब से। अब इसमें डाइपोल बना के देख लेते हैं एंगल्स क्या आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो इस ग्रुप पे जो साइड में ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा, तो डाइपोल बनेगा इस तरीके से ना, दिस विल बी योर डाइपोल। तो इसमें अपन डाइपोल बना लेते हैं। तो ये और ये इस टाइप से आपके डाइपोल्स बनेंगे, यहां पर ऐसा और इस टाइप से, यहाँ इस तरीके से और इस तरीके से। तो अब अगर आप इन डाइपोल्स को टेल टू टेल ज्वाइन करो, देखना जरा सब लोग, इस डाइपोल को ये ऊपर से नीचे वाला तो ऐसे बनेगा, और ये ऑर्थो वाली पोजीशन पे ऐसा डाइपोल बनेगा। अभी भी इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 3 ही लोगों के रिप्लाई आते हैं बस, हर्ष, गिरिजा और प्रेशा, इन 3 क्या है अभी? अब ये 3 रहते हैं या ये 2-3 लोग और इधर उधर हो जाते हैं बस। 60 बिल्कुल। उल्टी डायरेक्शन में क्यों होंगे डाइपोल्स? बेटा डाइपोल अपन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं ना। गुड गुड, चलो बाकी लोगों की रिप्लाईज आए। चलो अगला वाला देखते हैं। ये ऊपर से नीचे वाला डाइपोल तो ऊपर से नीचे बना दिया हमने, और ये जो है ये डाइपोल, इसको अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो ऐसे बनेगा, तो इसको भी बना देते हैं। तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा? 120 डिग्रीज। और अब ये ऊपर से नीचे वाला ऐसे बनेगा और फिर नीचे से ऊपर वाला उसके ऑपोजिट बनेगा। अभी एंगल कितना आएगा? 180 डिग्रीज, वेरी नाइस। तो अभी भी वही ऑर्डर आ रहा है। तो ये दोनों डोनेटिंग हो या दोनों एक्सेप्टिंग हो, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हो या इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स हो, दोनों केसेस में ऑर्थो विल बी ग्रेटर देन मेटा विल बी ग्रेटर देन पैरा। तो कंडीशन ये है कि दोनों ग्रुप सेम नेचर के होने चाहिए बस, है ना?
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो सकते हैं, बट आएगा नेट रिजल्ट यही कि ऑर्थो मोर देन मेटा मोर देन पैरा। सारा कह रही थी कि सर ये अपन ने डाइपोल उल्टा क्यों बनाया, उल्टा मतलब ऊपर से नीचे क्यों बनाया। तो बेटा ये सिखाया था वैसे तो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सीखते हो कि CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बाकी उतना अगर अपने को नहीं भी याद हो तो ये अपन ने सीखा था कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है और बेंजीन के अंदर sp2 आता है, ये याद है सबको। CH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। और आपको बताया था कि जहां s कैरेक्टर ज्यादा वहां नेगेटिविटी ज्यादा, तो दिस हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा, बेंजीन रिंग वाला कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दिस इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये एग्जाम्पल अपन ने करे थे, है ना। मैंने आपको ये मैंने भी डिस्कस करवाए थे ऊपर, आप लोगों को याद हो तो sp sp2 sp3 वाले केसेस मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है उस दिन, याद है। ये देखो ये बताया था, ये भी बताया था, लिखवाया था, है ना। क्वेश्चन भी करवाया था इसी के ऊपर, रिवाइज कर लिया करो। याद आ रहा है जनता। हाँ राम, बिल्कुल प्लस आई ग्रुप होता है CH3, बिल्कुल सही बात है। तो CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग पे CH3 लगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक, यहां तक बात सबको समझ में आती है, यहां तक लिखा सब लोगों ने। अब देखें अगर अलग अलग ग्रुप हो गए तो क्या होगा। अभी तक तो सेम ग्रुप, सेम नेचर के ग्रुप्स थे। ओके, उसके नीचे नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में करके लिखना है अपने को कि इफ वन of the group is electron donating and another group is electron withdrawing, if one group is electron donating and another group is electron withdrawing group, then इस केस में क्या हो जाता है, mu of ortho will be less than mu of meta will be less than mu of पैरा। तो इसमें जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है बच्चों, कि भाई पहले जो सीक्वेंस था उससे उल्टा सीक्वेंस आएगा अगर दो अलग अलग नेचर के ग्रुप होंगे। तो दोनों सेम नेचर के ग्रुप हैं तो ऑर्थो मैक्सिमम आना है, दो अलग अलग नेचर के ग्रुप हैं तो ऑर्थो मिनिमम आना है, वाइस वर्सा। बिल्कुल, इसके भी एग्जांपल्स करके देख लेते हैं कि ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। रूल तो हमने बना लिया तो उससे ऑर्डर तो बता देंगे, फिर वो डाइपोल के वेक्टर्स ड्रॉ करके देख लेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा जो हम कह रहे हैं वैसा। तो लिखे इसका एग्जाम्पल अपन, अगर स्टेटमेंट हमने लिख लिया हो तो अब अपन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर लेते हैं। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और NO2 क्या होता है भाई, अगर बेंजीन पे NO2 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला या देने वाला, पता है क्या किसी को। एक तो CH3 है और तो पेपर ने NO2 लगा दिया, विथड्रॉइंग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो CH3 तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका डाइपोल देख लो एक बार सब लोग, किधर बनेगा, CH3 से बेंजीन रिंग की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो डाइपोल जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बना दिया हमने। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इसका डाइपोल ऐसे बनेगा। बना दूं, ठीक है। तो इसका डाइपोल ऐसे बना देते हैं। अभी बाकी भी डायग्राम एक बार बना लेते हैं
फिर अपन इनके एंगल्स वगैरह कंपेयर कर लेंगे आंसर लिखने के बाद। पहले तो रूल से आंसर लिख लेंगे। तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, उसके बाद ये मेटा हो गया, और फाइनली पैरा पोजीशंस। तो you have CH3 and NO2। रूल्स के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर आना है या डिक्रीजिंग आना है, क्या आना है? इंक्रीजिंग आना है, बिल्कुल। तो ऑर्डर हम पहले लिख देते हैं, फिर हम वेक्टर्स बना के उसको कंफर्म कर देंगे कि भाई रूल्स के हिसाब से ऑर्डर शुड बी इंक्रीजिंग, ये ऑर्डर आना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर अपन इसको देख लेते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ CH3 से बेंजीन रिंग की तरफ और NO2 पे बेंजीन रिंग से NO2 की तरफ। सिमिलरली CH3 और NO2। अब इन वेक्टर्स के अपन एंगल बनाते हैं। तो देखो ये डाउन वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया और ये साइडवेज वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया। तो ये एंगल कितना आने वाला है बच्चों? 120। तो सबसे पहले इस वेक्टर का अपन एंगल बना लेते हैं, ये इस तरफ 120 डिग्रीज, ठीक है। इधर देखते हैं, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। तो इस वाले को उठा के नीचे लाते हैं, नीचे आ गया, और इस वाले को उठा के लाते हैं तो ये यहाँ आ गया। इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है अपने को? 60 डिग्री, बिल्कुल। तो इस केस में एंगल आएगा आपका 60 डिग्रीज। अच्छा, इसको और इसको दोनों को नीचे ले आते हैं, तो एक ऐसा बनेगा, दूसरा भी ऐसा बनेगा, तो एंगल कितना आएगा? 0, बिल्कुल सही बात है। सो यू हैव टू पैरेलल वेक्टर्स इन दिस केस। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो जहां सबसे छोटा एंगल वहां सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, म्यू का ऑर्डर। यही आया अपना ऊपर, जो रूल से लिखा अपन ने ऐसे ही आया। सही है, लॉजिकल एकदम, समझ में आ रहा है कैसे ही आना चाहिए था। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा डेरिवेटिव्स के लिए हम इस तरीके से डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई सेम टाइप के ग्रुप्स हैं तो ऑर्थो मैक्सिमम होगा, अगर अलग टाइप के ग्रुप्स हैं तो ऑर्थो मिनिमम हो जाएगा। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। कभी भी कंफ्यूजन हो, एंगल्स बना के देख लो और क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, यहां तक क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। कुछ केसेस हैं जहां सिर्फ देख के हम लोग ऑर्डर नहीं बता सकते। वो केसेस में मैं आपको नोट लिखवा देता हूं कि जहां आपको थोड़ी बातें याद रखनी पड़ेंगी। तो इसके नीचे एक नोट लिख लो। नोट, some orders of dipole moment comparison। तो कुछ ऑर्डर्स हैं जहाँ डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना पड़े, तो जहां अपने को सिर्फ लॉजिकली थोड़ा दिक्कत आएगा, डेटा बेस्ड ऑर्डर अपने को देखना पड़ेगा, या रेफरेंस की तरह देखा हुआ होना चाहिए, देखा होगा तो हो पाएगा, क्योंकि वहां एक सिंगल रूल से हम ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। पहला केस क्या है? पहला केस है CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I का। इसमें क्या होता है कि CH3F का डाइपोल मोमेंट CH3Cl से कम होता है और फिर वापस डिक्रीजिंग हो जाता है। तो यहां पर और यहां से आगे ऑर्डर अलग चलता है। यहां पर चार्ज या Q डोमिनेट कर जाता है, चार्ज, और डेल्टा EN डिसाइड्स ऑर्डर, और यहां पर साइज या बॉन्ड लेंथ डिसाइड्स ऑर्डर। तो क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि भाई CH3F और CH3Cl नापोगे तो
डाइपोल मोमेंट दो चीजों पर डिपेंड करता था, है ना, याद है, म्यू डिपेंडेड ऑन क्यू एंड डी, ये दो चीजें थी। और हमने यहाँ लिखा था कि क्यू जो है ये डिपेंड करेगा डेल्टा ई एन पे, और डी जो है वो डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पे, याद है, बताया था ऐसा कुछ कुछ कि भी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा चार्जेस उतने ज्यादा, और जितना साइज बड़े हो जाएंगे या बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी उतने डिस्टेंस ज्यादा। तो अब जनरली क्या होता है कि जनरली क्यू ज्यादातर केसेस में हमको आंसर दे देता है। तो जैसे तुम इन तीनों में देखोगे तो डेल्टा ई एन से ऑर्डर आ जाता है अपना, कोई दिक्कत नहीं आती। बट अब यहाँ पे नहीं आ पाता। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पे अपने को ये बातें पता होंगी तो ही अपन आंसर दे सकते हैं, नहीं पता होंगी तो नहीं दे सकते, क्योंकि मन से नहीं बता सकते आप कि कहाँ पे साइज मैटर करेगा। तो इसलिए कुछ ही ऑर्डर्स हैं, ज्यादा नहीं है, उनको अपन नोट में लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ गुड। चलो तो इसका नेट ऑर्डर भी मैं लिख देता हूँ। इसका नेट ऑर्डर अगर आपको लिखना पड़े तो यू विल हैव CH3 Cl is maximum, then you have CH3F CH3Br और CH3I, ये आपका नेट ऑर्डर आ जाएगा। हाँ लिख लो लिख लो, अब लिख लो, ये पहला हो गया। मैं और ऐसे कुछ बता देता हूँ, वैसे तो बाकियों में इतनी दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़े से लॉजिकल है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। HF H2 और NH3, तो HF में तो सिंगल डाइपोल होता है, H2O में 4 डाइपोल्स हैं और NH3 में भी 4 डाइपोल्स हैं। तो इनके भी डाइपोल्स बना लो, नेट ऑर्डर में बता देता हूँ आपको, नेट ऑर्डर इसका डिक्रीजिंग आ जाता है। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते वक्त Q डिक्रीजेस, मतलब डेल्टा ई एन डिक्रीज होता है, उससे Q डिक्रीज होता है, तो उससे म्यू डिक्रीज का ऑर्डर आता है। ये हम Q से एक्सप्लेन कर देते हैं चार्जेस के बेसिस पे। फिर थर्ड को याद रखना बहुत ही आसान है, CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 और CCl4। लो लिख लो लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, कर लो, नो टाइम वेटिंग। इतना लिख लो, और फिर लिखने के बाद मुझे ये बताना है कि ये जो थर्ड केस में लिख रहा हूँ इसमें चारों में से किसका डाइपोल मोमेंट 0 आने वाला है। लास्ट क्लास में सिखाया था कि कब कब 0 हो सकता है। गुड, सो जल अमन, वेरी गुड। बाकी लोगों के भी आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं। गुड परिना, गौरी सही है, याद है लोगों को चीजें जो मैंने पढ़ाई थी। गुड गुड, वेरी गुड। प्रेशा, गुड। तो भाई CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये, म्यू इक्वल टू 0, याद है, बताया था कि भाई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर हो जाए तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। CCl4 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कोई लोन पेयर नहीं है, डाइपोल मोमेंट विल बी 0। तो जिसका डाइपोल मोमेंट 0, ये तो मिनिमम डाइपोल मोमेंट हो गया। तो इससे आपको ऑर्डर याद रखना आसान है कि भाई जैसे जैसे CL बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट जो है वो कम होता जा रहा है। तो मिनिमम CCl4 का ही आना है। तो ये सिंपल सा ऑर्डर फॉलो करता है कि एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग क्लोरीन
द डाइपोल मोमेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं, बट इससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। याद रख लेंगे कि भाई 4 क्लोरीन में 0 है, वो मिनिमम होना है। तो जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा। ठीक है, और उससे अगला वाला मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मतलब ये नोट में वैसे तो नहीं लिखाने की जरूरत है, बट है तो लॉजिकल ही ये वाला, बट ठीक है, एक नोट में लिख लेते हैं इसको। नथिंग स्पेशल अबाउट दिस, दिस कैन बी कैलकुलेटेड लॉजिकली। इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आने वाला है? गुड प्रेशा, सही है आंसर तुम्हारा। सुजल ठीक है, डाइपोल्स बना के देख लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये बहुत लॉजिकल है, ये तो बस सब मेरे को एक सवाल पूछना था, नोट लिख रहे तो मैंने लिखवा दिया। दिस इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल। बस डाइपोल बना के देख लो एक बार, तो डाइपोल्स ड्रॉ करते ही तुम्हें दिख जाएगा कि कहाँ डाइपोल्स ऐड हो रहे हैं और कहाँ पर डाइपोल्स अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ भाई जनता, तो किसके डाइपोल्स ऐड हो रहे हैं? सारे सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, NH3 के, है ना। और NF3 में दिख रहा है कि भाई ये अलग जा रहे हैं और ये अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा क्योंकि ये सब ऐड ऑन हो रहे हैं, एक ही तरफ को बढ़ रहे हैं। EN से भी बता सकते हो वृद्धि, लेकिन उसके बाद रिजल्टेंट तो देखना ही पड़ता है ना अपने को शेप के हिसाब से। अमन, ये वैल्यू तो तुमको नहीं बतानी है, ये वैल्यू तो लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाल के दी है। ये हम बस बता सकते हैं 0, ये बाकी वैल्यूज तुम नहीं बता पाओगे, ये तो एक्सपेरिमेंटली निकाली है लोगों ने। ठीक है, तो ये वाला लॉजिकल था कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 से ज्यादा आना है, क्योंकि NH3 में सारे डाइपोल्स ऐड हो रहे हैं, NF3 में वो ऑपोजिट, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ऑलराइट, एक लास्ट पार्ट बच गया है परसेंटेज यानी कैरेक्टर वाला, उसके बाद हमारा डाइपोल मोमेंट खत्म हो जाएगा। तो कर ले इसको कंप्लीट, लास्ट टॉपिक ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहां तक लिखा सबने? तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं, फिर बाद में कोई वापस तो नहीं स्क्रॉल करवाने वाला मुझे। चलो, गुड गुड, वेरी गुड। तो अब अगली हेडिंग अपने को लिखनी है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यूजिंग डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की मदद से अगर हमको कोई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने को बोले तो वो हम कैसे निकालेंगे? लिखना है करण, जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिख, मैं हेडिंग लिख रहा हूं तब तक। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर यूजिंग डाइपोल मोमेंट इन ब्रैकेट म्यू। लिख लिया? चलो, तो लगभग सब लोगों ने लिख लिया है। हेडिंग लिखो। यहाँ अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है इस चीज का। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड या फिर म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड या फिर म्यू थियोरेटिकल इनटू 100।
तो म्यू कैलकुलेटेड या म्यू थ्योरेटिकल का मतलब क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे म्यू अपने हिसाब से कुछ अजम्पशन लेके, और हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल डेटा हम नहीं बता सकते, तो हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर बता पाएंगे। तो अगर हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हो म्यू का, थियोरेटिकल हम कैलकुलेट करेंगे और उससे हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर बताएंगे। आपके नीट में इस चीज के आने के चांसेस कम है, बट आपको कुछ रेफरेंसेस में या अपनी मॉड्यूल्स में एक दो क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे जरूर, है ना। तो लिख लो इसको, एक एग्जांपल से अप्लाई करके देख लेते हैं डायरेक्टली। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, बस एक एग्जांपल है कि कैसे करना है इसको डायरेक्ट अप्लाई, वो देखना है। लिख लिया फॉर्मूला सबने, समझे इसको कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले को, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं बच्चों, लिखो क्वेश्चन। If dipole moment of HCl is, if dipole moment of HCl is 1.03 dBi and bond length is 1.26 angstrom, then calculate the percentage ionic character of HCl. Then calculate percentage ionic character of HCl. तो अपने को एक्सपेरिमेंटल डेटा तो दे दिया कि भाई डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली इतना आता है, थियोरेटिकल अपने को कैलकुलेट करना, एक बार मिल गया तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। तो अगर सबने क्वेश्चन लिख लिया हो तो मैं इसको समझाना शुरू करूं। ठीक है, अब बेटा देखो म्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, म्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, सही बात है, क्यू क्रॉस डी। डिस्टेंस अपने को पता है यहाँ पे, डी इज 1.26 एंगस्ट्रॉम, ये 1.26 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये तो पता है ना। या इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो वो लिख सकते हैं 1.26 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इतना अपने को पता है। क्यों नहीं पता कैलकुलेट करने के लिए तुमको थ्योरेटिकल बताना है क्यू, तो थ्योरेटिकल क्यू जब भी बताएंगे तो हम पार्शियल चार्जेस तो नहीं बता सकते, तो हम ये अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं पूरा आयनिक कंपाउंड ही है HCl जो है हमने मान लिया कि 100% आयनिक है। तो 100% आयनिक होने के केस में हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन किसी एक को दे दिया तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो इस केस में क्यू जो हम लिखेंगे ये हम अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है। तो क्यू जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर ऐसा यूनिट में करना है तो, या फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मैंने आपको बताया था, इसको हम क्यू थियोरेटिकल लिख देते हैं। तो उसको हम लिखेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, बस यही होगा कि आपको ये लेट करना होगा बस चार्जेस। अगर हाइड्रोजन है तो +1 और -1, अगर कभी इधर ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन आ जाए, जैसे C डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन में इधर +2 इधर -2 मानना पड़ेगा। तो इधर Q लिखोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
समझ में आ रही है बात, है ना? बस, तो आपको बस ये थियोरेटिकल एज्यूम करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो ये अपन ने एज्यूम कर लिया कि थियोरेटिकली इन पे पूरे पूरे चार्जेस आ गए +1 -1, क्योंकि पार्शियल चार्जेस का तो हम कभी अंदाजा लगा नहीं सकते ऑन पेपर। तो अब इससे कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देयरफॉर एक बार मैं लिख दूं, उसके बाद आप लोग लिख लेना। म्यू थियोरेटिकल इज इक्वल टू क्यू थियोरेटिकल इंटू डी। क्यू थियोरेटिकल को लिख देते हैं हम 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और डिस्टेंस को लिख देते हैं 1.26 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इससे अपनी वैल्यू जो आएगी मल्टीप्लाई करके, वो कितनी आ रही है बच्चों? या चलो अपन वैल्यू पूरी लिखते नहीं, अपन इसको 4.8 इंटू 10⁻⁻10, रुक जाओ एक सेकंड, 4.8 इंटू 1.26 इंटू 10 को क्लब कर लेते हैं, -10 में -8 इज -18 ESU सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना था? 1.03 डिबाई। तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, डिबाई और उसका, किसका? ESU सेंटीमीटर का। देखो ऊपर मैं दिखा देता हूँ, जब हमने शुरुआत की थी तो एक कन्वर्जन लिखा था हमने, कन्वर्जन ऑफ डिबाई एंड ESU सेंटीमीटर, दिख रहा है? 1 डिबाई इज 10⁻18 ESU सेंटीमीटर लिखवाया था। इसका यूज कर ले अपन, ठीक है। तो 3 लोगों ने बोला, बाकी सब लिखने में बिजी हैं। देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे स्क्रीन पे अपन कि हाँ सर लिखवाया था? सही है, गुड। नहीं, प्रेशा का तो रिप्लाई आ गया था पहले, देख रहे हैं, गुड गुड, देख रहे हैं सब लोग हैं, मतलब सुन रहे हैं भाई, उठ के नहीं भग गए हैं। सही है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस विल बी 1.03 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो बस आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। देयरफॉर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू theoretical into 100, that gives you 1.03 into 10⁻⁻18 upon 4.8 into 1.26 into 10⁻⁻18 into 100। वैल्यूज देखोगे तो 10⁻⁻18 10⁻⁻18 कट जाएगा, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी जो है वो 20 से कम आएगी। कितनी आती है? अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 17% के आसपास। तो इन टोटल व्हाट यू विल हैव टू डू इज जस्ट कैलकुलेट म्यू थियोरेटिकल, ये आ गया तो फिर तो बस वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। आपको एक आध सवाल कहीं मिलेगा, बाकी ज्यादा कहीं इस पर सवाल आपको मिलेंगे नहीं, एक दो सवाल ही मिलेंगे बस। तो इसको नोट कर लो, दिस इज मोर देन इनफ फॉर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। कर लो नोट, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर अपन आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की ओर। डाइपोल अपन ने कंप्लीट कर लिया है। होता क्या है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर? अमन बेटा, तुझे याद है अपन ने पीरियडिक में भी एक फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का, वो डेल्टा EN पे बेस्ड था, है ना? पीरियडिक टेबल पढ़ रहे थे जो अपन, तो अपन ने डेल्टा EN का एक फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए। याद आ रहा है कुछ धुंधला धुंधला सा पीरियडिक टेबल में? 16 इंटू डेल्टा EN
3.5 डेल्टा EN स्क्वायर, ऐसा कुछ कुछ। तो वहां भी अपन ने समझा था कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो पूरी तरीके से ना तो कोवल मतलब 100% कोवलेंसी जरूरी नहीं है कि 100% कोवलेंट होगा ही होगा। और हाँ हर्ष बेटा, बिल्कुल वो उसी लॉजिक से कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन देना पड़े तो किसको +1 किसको -1 करेंगे, जैसा रेडॉक्स में सीखा था, तो वहीं से देखा है। तो भाई जनता कांग्रेस अपनी, ये अपन ने इसकी शुरुआत में भी लिखा था, देखो यहाँ भी समझाया था आपको कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं, पूरी तरीके से कोवलेंट नहीं होते हैं, है ना। यहाँ सिखाया था नो पार्शियल चार्जेस, पार्शियल चार्जेस। तो ये कोवलेंट, प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, दिख रहा है, बट दिस इज नॉट कंप्लीटली कोवलेंट। थोड़ा आयनिक कैरेक्टर या पोलैरिटी आ जाती है, तो कितना आयनिक कैरेक्टर है वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट किया है अपन ने कि कितना इसका बिहेवियर आयनिक की तरफ को है, एक आयनिक बॉन्ड जैसा थोड़ा बिहेवियर इसका है। ठीक है अमन, याद आई बहुत सारी बातें, भूल जाती है क्लास की कुछ कुछ जनता, काफी बच्चों को तो याद रहता है, कुछ जनता भूल जाती है हमारी, है ना। पिटाई नाम का एक विटामिन होता है, पिटाई, डांट मार, उसकी कमी हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं चीजें। ऐसा है क्या सर? आजकल क्या है कि घर पे है तो डांट मार पड़ नहीं रही है, कोई डांट ही नहीं रहा है हमको, तो दिमाग में क्या चीजें मिस हो जाती हैं। जल्दी बताओ, अगली हेडिंग लिखवानी है फिर मेरे को, इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि नहीं नहीं, बात तो सर सही कह रहे हैं लेकिन बोले कौन। लिख लिया तुमने? सही है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली अपन लोगों ने, बॉन्ड पैरामीटर वगैरह से शुरू किया था, वो सब कर लिया, डाइपोल मोमेंट भी हो गया, उसमें परसेंटेज आने कैरेक्टर भी हो गया। अब एक चीज हमने कहा था कि पढ़ेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस। गुड, क्या बात है प्रिशा, वेरी गुड। हाँ बेटा करण, सब आएगा टेस्ट में, क्यों नहीं आएगा। चलो, तो अभी भी कुछ कुछ बातें रह जाती हैं जो फिर भी इतना सब पढ़ने के बाद भी कुछ कुछ बातों का जवाब हम नहीं दे पाते या एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उन बातों का जवाब देने के लिए हमको रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है कि भाई ये समझाना है, अभी कैसे समझना है, तो इसको हम रेजोनेंस की मदद से समझाएंगे। तो भाई हमारी क्लास की जनता यानी सब बच्चों ने लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, हम ऊपर स्क्रॉल कर लें इसको। चलो, तो अगली हेडिंग अपने को लिखनी है रेजोनेंस। लिखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे वो है रेजोनेंस। तो पहले तो यही पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या नहीं समझा पा रहे हैं हम जिसके लिए हमको रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत है। रेजोनेंस, रेजोनेंस इज अ फिनोमिनन, बट अब इस फिनोमिनन को क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको, फिजिक्स वाला रेजोनेंस भी होता है, वो अलग है। तो देखते हैं भाई क्यों रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। लिख लिया सबने? हाँ सोचल पढ़ा है, मतलब तुमने थोड़ा सा कि कुछ डबल बॉन्ड रोटेट करते हैं, बात सही है, कुछ डबल बॉन्ड रोटेट करते हैं, बट वो क्यों रोटेट करते हैं वो समझ लेते हैं। चलो देखो, अब सब एक सेकंड रुक जाओ, सब पेन रख दो नीचे, कोई भी पेन नहीं चलाएगा, सब सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से। तो भाई हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते किसी एटम को दिखाने के लिए ना, या बॉन्ड को दिखाने के लिए भी कि भाई HCl जो है वो H और Cl है, बट हमने बहुत सारी बॉन्डिंग पढ़ ली, उस बॉन्डिंग से हमने ये समझ लिया कि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है,
याद है ना, सीखा था हमने कि एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे थे, जब बॉन्ड बना तो कुछ ऐसा बन गया कि इसके इलेक्ट्रॉन भी सब जगह घूम रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भी सब जगह घूम रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ समझा था अपन ने। हाँ, तो अब ये तो अपने को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन रखे नहीं रहते, है ना, दे कीप ऑन मूविंग। तो क्या होता है कि जब हम कुछ की लूज डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे हमने CO3 कार्बोनेट का स्ट्रक्चर मान लो ऐसा बना दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा दिखाता है कि ये फिक्स बॉन्ड है, ये फिक्स बॉन्ड है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि मल्टीपल एटम्स के बीच में भी मूव कर जाते हैं। जैसे ये नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे रुका हुआ है, जबकि ऑब्जर्व किया गया कि नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे नहीं रुकता। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चला कि नेगेटिव चार्ज जो है ये डिस्प्लेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि एक अकेले ऑक्सीजन के पास रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज शेयर्ड है तीन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये वाला भी शेयर्ड है। लेकिन अभी शेयर्ड कैसे है, ये इसको हम दिखाएं कैसे, समझाएं कैसे, तो हमने उसको समझाने के लिए, इस टाइप की कुछ बातें समझाने के लिए इस फिनोमेनन को नाम दिया रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में कुछ और फॉर्म्स भी ले सकते हैं, दीज कैन फॉर्म अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे जरूरी नहीं नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे ही रहे, इट कैन गो टू दिस ऑक्सीजन एज वेल और डबल बॉन्ड इस पे बन जाए। तो हम ये कहते थे कि भाई ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस मतलब इंटरचेंजिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं हम अलग अलग, जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में हम रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं कि ऑन पेपर किसी फिनोमेनन को समझाने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ हमको रेजोनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो लिखते हैं इसको, जो बात मैंने कही बिल्कुल C6H6 में जैसे आपने मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स पढ़ा है ना, वही बात, वो रेजोनेंस ही है कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है, ये एक्चुअली डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड नहीं रहते, शेयर्ड रहते हैं। इससे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये भी मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बेंजीन में सर्कल बना दिया था ना इसकी जगह, ऐसा सर्कल बना दिया था, तो यही बातें अपन करने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखते चलो। वन प्रॉब्लम विद लुईस स्ट्रक्चर्स इज दैट one problem with Lewis structures is that they impose an artificial location. They impose an artificial location to the electrons. तो जो बात हम कह रहे थे कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ दिखता है, बट वो रियलिटी में होता नहीं है, वो मूव कर रहा होता है ना। करण चिंता मत कर, शॉर्ट में नहीं, मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा, अभी ये पूरा टॉपिक ही यही चलना है, चिंता मत कर, मैं सब समझाऊंगा। Full stop. More than one equivalent structures can be written for many molecules and ions. More than one equivalent structures can be written for many molecules and ions. Full stop. Example: three different but इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे, जिनमें कोई कॉन्सेप्चुअली कोई फर्क ना हो,
but equivalent structures for CO3 2 negative. तो 3 ऑक्सीजन होते हैं और 2 पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम किसी भी 2 ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं और थर्ड ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं है। CO3 2 माइनस का आप इन तीनों में से कोई सा भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, 1 2 और 3, और तीनों इक्विवेलेंट हैं, बट तीनों बन सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा वो हमको समझना है। लिख लिया सबने? ठीक है। तो ये जो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों, अब इसमें ये बताओ, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्या इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम आएगी क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से? नहीं आएगी, है ना भाई। ये तो पद पढ़ा था अपन ने कि डबल बॉन्ड छोटा होगा और सिंगल बॉन्ड लंबा होगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि 2 बॉन्ड लंबे और 1 बॉन्ड छोटा है, यही कह रहा है ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम ऑन पेपर CO3 2 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो उसके हिसाब से ये 2 बॉन्ड्स लंबे आएंगे और ये 1 बॉन्ड छोटा आएगा, ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कह रहा है। बट रियलिटी में देखा गया कि तीनों बॉन्ड बराबर आते हैं। तो अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे समझाया जाए कि भाई ये तीनों बॉन्ड बराबर है? तो उसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी रेजोनेंस की। कैसे समझाएंगे वो समझते हैं अपन, कि कैसे वील एक्सप्लेन कि ऑल द 3 बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसके नीचे लिखो C double bond O is less than C single bond O in terms of bond length, but it is observed that but it is observed that all CO bond lengths are equal in CO3 2 negative। हाँ हर्ष, बिल्कुल, in CO3 2 negative, comma, this is explained by रेजोनेंस थ्योरी। तो इसको हम रेजोनेंस से समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? फुल स्टॉप। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो इट स्टेट्स दैट, क्या कहती है रेजोनेंस थ्योरी हमारी? इट स्टेट्स दैट whenever a molecule or ion it states that whenever a molecule or ion can be represented by 2 or more Lewis structures can be represented by 2 or more Lewis structures
that differ only in positions of electrons, that differ only in पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम्स की पोजीशंस नहीं बदलनी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो सकते हैं. Then the two things will be, then the following two points will be true. पहला पॉइंट, none of the structures will be an exact representation of the molecule or ion. None of the structures will be an exact representation of the molecule or ion. Second, actual molecule or ion will be better represented by a hybrid will be better represented by a hybrid in bracket average of these structures. Example, इन दो पॉइंट्स को अपन हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्या रहे हैं, ये क्या क्या कह रहे हैं, कोई भी सत्य नहीं है इनमें से पूर्णतः, मगर इन सब का जो एवरेज है वो सही बात को रिप्रेजेंट करता है. ये क्या है मतलब, तो बनाए क्यों थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब गलत है तो. ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना लोग, ऐसे मत पूछना भाई कोई कि सर ये क्यों है क्या है, अभी मैं सब समझा दूंगा क्यों है क्या है कैसे किया है, बस तुम लिख लो जल्दी से. वैसे आजकल तुम लोग काफी समझदार हो गए हो, तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसे आलतू फालतू सवाल तुम में से किसी के दिमाग में आते हैं. आते हैं क्या? गुड गुड, सही है. नहीं मेरे को, मैंने नोटिस किया पहले से काफी समझदार हो गई हमारी क्लास. चलो तो अब समझते हैं भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं. कुछ अच्छी बात बता रहे हैं और सही में अच्छी बात बता रहे हैं. क्या कह रहे हैं देखो, O3 का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कि या तो ऐसे बना देते हैं कि O ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया O की तरफ और ये डबल बॉन्ड O बन गया, ऐसे बना देते हैं. या इसको और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं तो क्या करते हैं कि O पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, सिंगल बॉन्ड O बना देते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा साइड कर दें. और ये इसको डबल बॉन्ड बना देते हैं O. तो ये और इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो जाता है कि इस सेंटर वाले पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और राइट साइड वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज. तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों स्ट्रक्चर्स में, है ना. देख लो भाई, तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर. तो लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड O जो है उसका जो लेंथ आना चाहिए
वो आनी चाहिए 148 पिकोमीटर्स, 148 पिकोमीटर्स। और जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी आनी चाहिए, इट शुड कम आउट टू बी 121 पिकोमीटर्स। लेकिन जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 121 से थोड़ी सी बड़ी और 148 से छोटी, 128 पिकोमीटर्स। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो एवरेज स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं इसको मैं कहता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड सुन लो उसके बाद आप लोग लिख लेना। कहने का मतलब क्या है कि देखो, एक तरीका ये है कि ये वाला सिंगल बॉन्ड बने, एक तरीका ये है कि इधर वाला सिंगल बॉन्ड बने, और हमने ये डबल साइडेड एरो बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जब दो, तीन, चार, पांच जितने भी हों, अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो दोनों पॉसिबल है। दोनों पॉसिबल है मतलब डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है। और हमने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन रखे नहीं रहते, घूमते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेड है वो जरूरी थोड़ी कि सिर्फ यहीं शेड रहे, वो तीनों जगह भी शेड हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ या ना भाई? तो एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड कहने का मतलब यही है कि भाई कभी डबल बॉन्ड इधर बना रहे हो और कभी डबल बॉन्ड इधर बना रहे हो। उसका कहने का मतलब ये है कि जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ टाइम यहाँ शेयर होते हैं और कुछ टाइम वो शिफ्ट होकर यहाँ चले जाते हैं और यहाँ शेयर हो जाते हैं। तो अब ना तो पूरे टाइम यहाँ डबल बॉन्ड है, ना पूरे टाइम यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड आएगा ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में कहीं रहेगा, पार्शियल सिंगल डबल कैरेक्टर रहेगा इसके अंदर, है ना? और इसीलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो भी इनके बीच में ही कहीं आएगी। और इसी को रेजोनेंस कहते हैं कि जब आपके पास एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हों और वो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हों, तो कोई भी एक बॉन्ड को अपन फिक्स सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड नहीं कह सकते, है ना? तो लोन पेयर बेटा फिक्स मतलब आप टोटल लोन पेयर गिन सकते हो बट किसी ऑक्सीजन पे फिक्स नहीं कह सकते। जैसे इस ऑक्सीजन पे कुछ टाइम तीन डबल बॉन्ड रहते हैं और कुछ टाइम, सॉरी, तीन लोन पे रहते हैं, कुछ टाइम दो लोन पे रहते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, तो आप लोन पेयर भी हमेशा फिक्स नहीं कर पाओगे। हाँ, सेंट्रल वाले पे आप कह सकते हो कि इधर भी दो हैं इधर भी दो हैं, तो लोन पेयर जो है वो एक ही रहता है हमेशा, इस पे आप फिक्स कह सकते हो। इन दोनों ऑक्सीजन में इंटरचेंज होते रहेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स तीन और दो में इंटरचेंज होता रहेगा। तो थोड़ा समझ में आया रेजोनेंस? अभी मैं और भी चीजें बताऊंगा बट थोड़ा समझ में आया कि भाई चीजें जो हैं वो फिक्स नहीं रहती, जैसे हम पेपर पे बना देते हैं वो बदलती रहती हैं। तो जब वो आपस में बदलती रहती हैं तो उनका नेट आउटपुट जो होगा वो उनके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स का एवरेज बन के आएगा। इस एवरेज को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। बिल्कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी कर सकते थे। तो इसको मैंने डॉटेड क्यों बनाया है? इसीलिए कि भाई कुछ टाइम यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, कुछ टाइम यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस बॉन्ड का कैरेक्टर वन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में, और इस बॉन्ड का भी कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है, इसलिए इसको डॉटेड बना दिया है। ऐसा बनाते नहीं है जनरली, ये सिर्फ बताने के लिए है कि भाई पार्शियल कैरेक्टर दोनों बॉन्ड में है, बोथ दी बॉन्ड्स हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल बॉन्ड्स का ऑर्डर भी लिखना सीखेंगे अभी अपन, कि भाई पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ये भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, यहां तक लिख लो। फिर मैं पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर कैसे, अगर कोई पूछ ले कि भैया बॉन्ड ऑर्डर बताओ आप, तो कि नहीं हमको तो बताओगे इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, पार्शियल ही चाहिए, कितना लिखना है, तो वो कैसे बताएंगे वो भी देखते हैं। किस किस में रेजोनेंस होगा करंट मैं बताऊंगा अभी।
कैसे देखोगे आपके कहाँ कहाँ पॉसिबल है रेजोनेंस, ये सब बातें करेंगे अपन। यहाँ तक लिख लो तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे की बात समझाऊं। लिख लिया? ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर, अब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, दो एटम के बीच में, सारे नहीं देखने, किन्हीं भी दो एटम के बीच का ही बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं अपन। बिटवीन टू एटम्स इन ऑल resonating structures divided by number of resonating structures। इसको भी कैसे यूज करना है, ये O3 वाले पे अप्लाई करके देख लेते हैं अभी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या आ रहा है। हाँ प्रेशा, तो भाई अपने को बोला कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सब में दो, जो कोई भी एटम जिनका बॉन्ड ऑर्डर आपको चाहिए उनके बीच के सारे बॉन्ड गिन लो। एक बार लिख लो यहाँ तक, तो मैं बताता हूँ यहाँ तक लिखा के सबने। तो बेटा O3 के अपन ने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ पे कितने बनाए हैं? दो, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये लेफ्ट वाला ऑक्सीजन और सेंट्रल ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स गिनते हैं, तो एक स्ट्रक्चर में एक और दूसरे स्ट्रक्चर में दो, तो टोटल कितने बॉन्ड है भाई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लाके, कितने बॉन्ड है टोटल? 3 बॉन्ड है। ठीक है, कि कोई भी फिक्स कर लो दो एटम, उनके बीच के सारे स्ट्रक्चर में बॉन्ड गिन लो, तो बॉन्ड आ गए आपके 3। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने? दो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। सही है ना? और अप्लाई करते हैं, एक से मन नहीं भरता हमारा, कोई बात नहीं, हम कार्बोनेट में भी अप्लाई करेंगे, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन CO3 2 नेगेटिव, CO बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अपने को, है ना। ये 1.5 तक लिख लो, फिर अपन ऊपर स्क्रॉल करते हैं, वापस देखते हैं वो स्ट्रक्चर जो बनाए थे अपन ने कार्बोनेट के। कॉस्ट तो भर गया मैं। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखो, ये अपन ने कितने स्ट्रक्चर बनाए थे? 3 स्ट्रक्चर बनाए थे इक्विवेलेंट से। नहीं सुजल, तो बेटा PCl5 में नहीं आएगा ना, PCl5 में रेजोनेंस थोड़ी है, वहां शिफ्ट ही नहीं हो सकते। शिफ्ट होना भी तो जरूरी है लाइक बॉन्ड्स को, कोई एक बॉन्ड तो रहेगा। हाँ, तो देखो जरा एक सेकंड, ये कोई भी दो कौन सा ऑप्शन ले तुम बताओ, टॉप लेफ्ट या राइट, कौन सा ले लें? कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टॉप ले लेते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन को देख लेते हैं। तो टॉप ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इधर दो बॉन्ड, इधर कितने हैं? एक, और इधर कितना है? एक। तो सारे स्ट्रक्चर्स मिला के इन दोनों के बीच में टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं। और ऑर्डर्स कितने, मतलब स्ट्रक्चर्स कितने? 3। तो टोटल बॉन्ड जो बन रहे हैं आपके, वो बन रहे हैं 4 और स्ट्रक्चर है 3, तो कितना आ जाएगा? 1.33। वो कंटिन्यूस रहेगा, 1.33333, 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा। ये बात समझ में आई?
ठीक, एक और केस मैं आपको दे रहा हूं और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना रहेगा। फिर कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कहाँ का पॉसिबिलिटी रेजोनेंस की वो भी हम देखेंगे, चिंता मत करो। बट अभी पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, PO4 3 नेगेटिव, तो P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव और O नेगेटिव। तो बेटा कोई बता सकता है कि इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाओगे तुम? 4 बन जाएंगे। दिखने लगा होगा थोड़ा थोड़ा तो अब कि भाई ये डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन पे है, तो दूसरी बार में इस पे रखेंगे, थर्ड टाइम में इसमें, फोर्थ टाइम में इस पे, तो 4 बन जाएंगे। भाई पॉसिबल है ना, सब जगह शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड का चार्जेस पे इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें आगे चल के, बट दिख रहा होगा कि भाई डबल बॉन्ड एक बार इस पे, दूसरी बार इस पे, थर्ड और फोर्थ, 4 बन जाएंगे स्ट्रक्चर्स। मैं बना भी देता हूँ जल्दी से। देयरफॉर PO बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई? 5/4, बिल्कुल 5/4 या 1.25। तो ठीक है, थोड़ी बहुत बातें और बच रही हैं कि भाई कहाँ कहाँ बॉन्ड ऑर्डर्स ऐसे एवरेज निकालने पड़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ बनेंगे, पार्शियल चार्जेस कैसे निकालेंगे। पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर तो है, तो अगर बॉन्ड शिफ्ट होते हैं तो चार्जेस भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक अकेले ऑक्सीजन को कितना चार्ज देना होगा वो भी हमको सीखना है। तो बस उतना सा पार्ट रह गया है रेजोनेंस का, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो विल बी फिनिशिंग ऑफ रेजोनेंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और हमारे जो बाकी दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं, जैसे मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ये बच रहे हैं, तो ये जल्दी हो जाएंगे क्योंकि कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। दीज टॉपिक्स आर रिलेटिवली स्मॉलर। तो आज रेजोनेंस पे ही मैं होल्ड कर रहा हूँ। आपको होमवर्क ये है कि रेजोनेंस प्री रीड करने को बोला था, अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमको रेजोनेंस में डिस्कस करनी है, थोड़ा सा प्री रीड करके आओ सब चीजें, है ना। तो प्री रीड रेजोनेंस, और क्या प्री रीड करोगे तुम? रीड वॉन्डरवॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो चीजें हैं आखिरी। वॉन्डरवॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो चीजें आखिरी हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, इनको थोड़ा प्री रीड करके रखो। बाकी फिर मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड तो छोटे हैं, मतलब दोज आर इजी, दोज आर नॉट टफ, एंड दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो इतना कर लेंगे सब लोग, ठीक है भाई। तो आज की थ्योरी यहाँ रोक रहे हैं, इतना प्री रीड करके लाओ, और यहाँ से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।